you see the Lorentz force, how it acts when the charged particle moves right angle to the magnetic field. That is the topic also to study. The charged particle moves at right angle to the magnetic field. तो ऐसा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, and that magnetic field is the B vector and it is uniform and not only uniform, it is inside the, means the magnetic lines are moving inside the बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक लाइंस जा रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक लाइंस को इनसाइड दिखाते हैं तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस देते हैं, मतलब क्रॉस इंडिकेट द मैग्नेटिक लाइंस आर मूविंग इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन is inside the board, or if you have the sheet तो हम कह सकते हैं inside the sheet। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो क्रॉस से दिखाते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और अगर डॉट से दिखा रहे हैं, if there is the डॉट अगर दिख रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड, बाहर की ओर आ रहा है। जैसे बात कर रहे हैं, मान लो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और ये मान लो सपोज करो कि ये करंट कैरिंग है और ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो क्या ये फिंगर्स क्या बता रहा है, इनसाइड यहां पर, और ये फिंगर इधर आ गया तो कैसे हो गया, आउट हो गया। तो जब बाहर की ओर दिख रहा है तो वो डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इनसाइड बात करते हैं तो ऐसे में क्रॉस लेते हैं। तो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द शीट, पहली बात। दूसरा बात कि सपोज करो कि द चार्ज पार्टिकल, हियर इज द चार्ज पार्टिकल Q and that charge particle enter the magnetic field with a velocity of the v. Now we know that देखो दोनों में, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो फील्ड मैग्नेटिक लाइंस यहां पर जो चार्ज मूव कर रहा है और मैग्नेटिक लाइन अंदर है, दे मेक ए 90 डिग्री टू ईच अदर, दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना रहा है। देखो कैसे समझेंगे, ये आपका मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन मींस मोशन का डायरेक्शन है, और इसी मोशन डायरेक्शन के साथ यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड हो गया, दैट इज द v वेक्टर एंड दिस वन इज द v वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर को हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस दे मेक ए 90 डिग्री टू ईच अदर, मेक ए 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में रिजल्टेंट विल बी द लॉरेंट फोर्स एंड द फोर्स वेक्टर इज इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ द वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब कैसे समझेंगे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। यहां पर भी देखो, अगर हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हुआ। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करता है और मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द मोशन एंड द थंब रिप्रेजेंट द फोर्स। ठीक है, फोर्स किधर एक्ट कर रहा है। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन बाहर की ओर जा रहा है, तो फोर्स किधर पड़ गया, ऊपर की ओर। अब इसको जैसे जैसे ये मूव कर रहा है ये ऊपर की ओर टान रहा है और इस तरह एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। कौन, चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज आपने लिया था Q चार्ज, दैट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल जो आप कंसीडर किए वो सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो कौन सा फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस रूल के द्वारा हम ये जान रहे हैं कि दैट इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स that represent the magnetic field, index finger represent the magnetic field, then the middle finger
मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द मोशन मींस द वेलोसिटी, ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द मोशन वेलोसिटी। और इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है और नहीं भी है तो भी, या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आपने कंसीडर किया, दैट इज द π/2, दैट इज द 90 डिग्री। और यहाँ ऊपर क्या हो गया, दैट इज द फोर्स, और ये फोर्स दैट मींस दिस इज द फोर्स दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, और मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का वैल्यू आप कंसीडर करते हैं तो ये फोर्स इनसे भी परपेंडिकुलर है और यहां से भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। तो अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि ये आपका थंब हो गया, दैट इज द थंब रिप्रेजेंट द फोर्स। तो थंब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v। तो ऐसे में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स अगर हम देख रहे हैं इनसाइड, तो एक सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस किया, सर्कुलर पाथ बना, और ये सर्कुलर पाथ किसके चलते हुआ, तो यहाँ पे लॉरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर भी इनसाइड द लॉरेंट फोर्स इज एक्टिंग, हियर आल्सो द लॉरेंट फोर्स इज एक्टिंग, हियर आल्सो द फोर्स इज एक्टिंग, एंड एवरीवेयर द फोर्स लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। And this make a circle, and this circle of radius, let's suppose it is the radius of r। तो क्या क्या बात हम यहां जानेंगे कि रेडियस कैसा होगा एंड किन बातों पे रेडियस डिपेंड करेगा। दूसरा क्या जानेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द वन कंप्लीट साइकिल क्या है और वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ कैसा होगा। फिर क्या देखना है, द फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज आल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड से इंटर करता है, देन ऑन दैट केस द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द फोर्स एंड सच फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिलेशन, पहला हमको निकालना है द लॉरेंट फोर्स एक्ट व्हेन द charge q enter the magnetic field b vector with the velocity v vector with an angle theta is equal to 90 degree, that is the right angle. So Lorentz magnetic force will act on the, then the charge will experience, then the charge will experiences the force and is given as कैसे लिखा जाए, तो फोर्स लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू चार्ज टू द वेलोसिटी क्रॉस v वेक्टर। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो fm दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू qvb sin थीटा, और थीटा का वैल्यू आपने कितना लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड वी नो दैट sin 90 इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं sin 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर कितना हो गया, दैट fm, अब हम मोड हटा दे रहे हैं, वेक्टर हटा दे रहे हैं, सो ये qvb एंड दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ दिस लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूसेस ए सेंट्रीपिटल फोर्स, यही फोर्स जो अंदर की ओर टान रहा है, दे प्रोड्यूसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये लॉरेंट फोर्स प्रोड्यूसेस the centripetal force and bring the charge particle in a circle and bring the
charge particle in the circle. सर्किल और ये चार्ज पार्टिकल सर्किल में मूव करने लगा, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, दैट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट Cp इज इक्वल टू कितना हो गया, तो चार्ज पार्टिकल का मास आपने लिया m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो m एंड इट हैज द वेलोसिटी v और उसके पास वेलोसिटी है और ये रेडियस कवर कर रहा है, दैट इज द r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, इस लूप का रेडियस हो गया, तो दैट मींस mv स्क्वायर बाय r एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. सो बोथ द फोर्स बाय मैग्नीट्यूड इज द सेम. नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 2, अब देखो यहां मिटा रहे हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दे रहे हैं. इक्वेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सबसे पहली बात कि यहां पर आप लिख रहे हो QVB that is equal to mv square by r. Now the first term that is to calculate the radius of the loop, और ये रेडियस ऑफ द लूप इक्वेशन 3 से तुमको मिल गया, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, इस सर्किल में जिसमें चार्ज मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या आएगा, सो रेडियस इसी यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम लिख सकते हैं v और v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया तुम्हारा r इज इक्वल टू mv बाय qb, और ये रिलेशन हमको मिल रहा है, इसमें मास ऑफ द चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज द q का वैल्यू भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड को आपने यूनिफॉर्म आना है, यूनिफॉर्म दैट मींस कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इज द कांस्टेंट. तो ऐसे में r किस पर डिपेंड किया, मींस द रेडियस ऑफ द लूप डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, which velocity it enters, which velocity किससे कितने वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा है, अगर वेलोसिटी ग्रेटर है तो लूप बड़ा होगा, अगर वेलोसिटी स्मॉलर है, लेस है, तो लूप भी स्मॉलर होगा. सो r is directly proportional to the velocity, and this is the equation number, relation number 4 that suggests the radius of the loop depends upon the velocity of the charge particle. तो ये बात हम यहां देख रहे हैं कि वेलोसिटी का बढ़ना, रेडियस का बढ़ना मींस लूप का बड़ा होना, वेलोसिटी कम है तो रेडियस कम है. अब आ जाओ टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड रिलेशन को हम देख रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ वन कंप्लीट साइकिल. अब यहां पे बात कर रहे हैं टाइम पीरियड, तो दैट इज t इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कम ऑफ द सर्किल बाय द वेलोसिटी. अब यहां पे दोनों बात आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल दैट इज द 2 पाई r, तो t इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रेडियस के जगह पे r बाय वेलोसिटी v. अब यहां पे रेडियस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो जस्ट इन द इक्वेशन नंबर 5 वी सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 4, तो ऐसे में टाइम पीरियड भी मिल गया. सो टाइम पीरियड that is time period कितना हो गया, so t is equal to, here we will write 2 pi by v into, यहां पे r का वैल्यू है उसको यहां रख दो. यहां एक चीज और लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, substituting इक्वेशन 4 in equation 5. तो ऐसे में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई
बाय v इंटू r की जगह हो गया mv स्क्वायर बाय qb। अब यहां से v और mv यहां पर ऑलरेडी है, r की जगह पे v दिया हुआ है एंड v भी कैंसिल, सो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi m बाय qb। क्या नोटिस कर रहे हैं इक्वेशन 6 से? इक्वेशन 6 से हमको पता चल रहा है कि यहां सारा टर्म्स जितना भी आपने लिया है ये सभी कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम पीरियड इज द कांस्टेंट फॉर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट कांस्टेंट रिप्रेजेंट व्हाटएवर विद द साइकिल, कैसा भी साइकिल हो, छोटा रेडियस का हो या बड़े रेडियस का हो, हर रेडियस में उस टाइम पीरियड कांस्टेंट है। सभी रेडियस के लिए टाइम पीरियड कांस्टेंट है। तो हम यहां देख रहे हैं टाइम पीरियड, अगर हम देखें यहां पे तो ये हमको मिल गया कि दैट t is equal to 2 pi is the constant, mass of the charge is the constant, q is the constant and mass v is constant, that is equal to constant for every loop. So time period for a uniform magnetic field, that is constant for every loop, each या every loop of any velocity, किसी भी वेलोसिटी का होगा उसका सभी का any velocity, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेलोसिटी कुछ भी हो, जैसा भी साइकिल बनेगा, सभी का टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। अब देखो बात कर रहे हैं टाइम पीरियड जब आप निकालिए, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड हो गया, थर्ड इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। अब इस बात को यहां पे लिख रहे हैं, तो दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by t, और t का वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन 6 में निकाले हुए, तो ये कितना हो गया, तो 2 pi नीचे चला गया, qb by 2 pi m एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गया, दैट इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। सभी का फ्रीक्वेंसी फॉर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, सभी में फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अब आ रहे हैं, दैट इज द फोर्थ नंबर इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, दैट इज द ओमेगा। अब ये ओमेगा की बात कर रहे हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू, आप 2 pi by t भी ले सकते हैं, कंप्लीट साइकिल में एंगल कितना है, दैट इज 182 pi by t, t is the time period for one complete cycle, और t का वैल्यू आप ऊपर से दिखा सकते, या फ्रीक्वेंसी को भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 pi न्यू, बिकॉज 1 by t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब न्यू का वैल्यू आप यहां से रख दो, तो द सेम रिलेशन बिकम द qb, दैट इज qb by, here it is 2 pi, और इधर भी हो गया 2 pi m, यहां से 2 pi कैंसिल। So angular frequency omega is equal to what it is, that is the qb by m, and this is also constant. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो सारा रिलेशन जो आप निकाल रहे हैं 8 नंबर, एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और समटाइम इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी गायरो फ्रीक्वेंसी, GYRO गायरो फ्रीक्वेंसी। तो ये था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल राइट एंगल इंटर करता है विद ए वेलोसिटी, इट विल मेक ए लूप और इट विल मूव इन ए पाथ, दैट पाथ इज द सर्कुलर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल, एंड फॉर दैट व्हाट आर द टर्म्स टू बी नोटेड, दैट वी हैव टू come all about this. So in the next video we will see the another relation